आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि लर्न वट एवर इज़ गुड फ्रॉम अदर्स बट इंटरनलाइज इट एंड एसिमुलेट इट इन द योर ओन वे, डो नॉट बिकम लाइक अदर्स। इसका मतलब दूसरों से जो भी अच्छा है उसको सीखना है, लेकिन अपने अंदर लेकर भी आना है, लेकिन अपने तरीके से लाना है, अपने तरीके से आत्मसात करना है और दूसरे जैसा नहीं बनना है। ठीक है, तो ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी का कोटेशन है जो हमें आज आंसर करना है। तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे कि देखो ये जो स्टेटमेंट है ये स्वामी विवेकानंद जी की है और उनका यह कहना था, उसको आप रिपीट करोगे स्टेटमेंट को और बताओगे कि ये एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को मेंटेन करने का सिग्नल था। ठीक है, कि हमें किस तरीके से अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखनी है। ठीक है, उसका समर्थन करता था ये स्टेटमेंट, और वैल्यूएबल नॉलेज को अडॉप्ट करते हुए हमें अपनी व्यक्तिगत पहचान को बनाए रखना है। ये जो आइडिया है इज़ फंडामेंटल टू एथिकल लिविंग। ठीक है, यह विचार जो है नैतिक जीवन का मूल आधार है और जो यह सुनिश्चित करता है कि हम विभिन्न संस्कृतियों और प्रथाओं से सीखते हुए उन पाठों को अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं और पहचान के अनुरूप ढालें। तो ये आपको इंट्रोड्यूस करना है, फिर आप मेन बॉडी पे आओगे कि देखो इम्पोर्टेंस क्या होती है अडेप्टिंग की और अप्लाइंग लेसन्स की। ठीक है, अगर हम लेसन्स को अप्लाई करते हैं अलग अलग सरकमस्टांसेस में या फिर हम अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके क्या सिग्निफिकेंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेंटेनिंग पर्सनल आइडेंटिटी। तो अगर हम पाठों को अपना लें, लेसन्स को अपना लें, तो व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी जो व्यक्तिगत मूल्य हैं यानी कि वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनको बनाए रखते हुए वो डेवलप कर सकता है, वो ग्रो कर सकता है, और साथ ही साथ में वो अपनी पहचान को खो देने का जो रिस्क है उसको भी कम कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए भारत ने मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव बनाया है, ठीक है, लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए, लेकिन टेक्निक्स जो हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हम करते हैं, ठीक है, तो वो जो ग्लोबल है वो हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, हम ग्लोबल को छोड़ नहीं देते हैं, हम लोकल से ग्लोबल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। जब हम लेसन्स को लर्न करते हैं या फिर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हम उसको सिर्फ कॉपी नहीं करते हैं, ठीक है, हम उसको अडेप्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि हम और क्रिएटिव सॉल्यूशन बना पाते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग सरकमस्टांसिस के लिए कस्टमाइज़ होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करता है, लेकिन उनको उनकी तरह हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ठीक है, हमने इसको इंडिया की नीड्स के हिसाब से अडेप्टेबल बनाया, जैसे कि आधार लिंक्ड सर्विसेज। ठीक है, फिर हम कल्चरल रेलेवेंस देखते हैं। तो अगर हम आइडियाज़ को अडेप्ट करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हम एक स्पेसिफिक कल्चरल फ्रेमवर्क में देखा जाए तो हम रेलेवेंट रहते हैं, हम इरेलेवेंट नहीं जाते, और एक्सेप्टेंस और इफ़ेक्टिवनेस भी हम बढ़ाते हैं अपनी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इंडिया की जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ में मदर टंग में पढ़ने की भी बात करता है, इंडियन लैंग्वेजेस को भी प्रमोट करता है। ठीक है, और वैल्यूज़ को भी प्रमोट करता है। बूस्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अगर हम व्यक्तिगत शिक्षण जो हमारी होती है उससे हम आत्मनिर्भर बनते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में व्यक्ति सिर्फ नकल नहीं है, कॉपी नहीं कर रहा होता है, लेकिन उसको अपने विजडम पे, अपने वर्चूज़ पे बिलीव होता है और वो उससे सीखता है, सीखने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए स्टार्टअप इंडिया की बात कर सकते हैं कि स्टार्टअप इंडिया जो है ये इंस्पिरेशन लेता है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेंड से। ठीक है, लेकिन ये इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को
जो है वो प्रमोट करता है। अवॉइडिंग डिपेंडेंस यानी कि निर्भरता से बचना, तो हम वही आत्मनिर्भर बन पाएंगे। तो इंडिया के आत्मनिर्भर भारत का हम एग्जाम्पल डाल देंगे। फिर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, तो अगर हम कई चीज़ों से सीखेंगे तो हम उसके नए सस्टेनेबल सॉल्यूशन भी बना पाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा जो है लगातार विकास हो पाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया की आयुष्मान भारत स्कीम है, ये ग्लोबल हेल्थ इंश्योरेंस मॉडल से इंस्पायर थी, लेकिन हम उसको लागू कर रहे हैं और इंडिया के जो हेल्थ केयर सिस्टम में जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, उसको भी ठीक कर रहे हैं। फिर है एथिकल एग्जांपल्स, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कंटेक्स्ट में देखा जाए तो कोई भी अगर सिविल सेवक है तो उसको केरला या फिर कुछ कंट्रीज़ जो बहुत अच्छा करती हैं, जैसे कि नॉर्वे हो गई है ना, तो इन कंट्रीज़, डेनमार्क हो गया, तो इनसे, और स्टेट्स जैसे केरल हो गए, तो इनसे हमें इनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखना चाहिए और हमें कस्टमाइज़ करना चाहिए कि कैसे हम लोकल प्रॉब्लम जो है जिला लेवल पर हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। फिर भारतीय संविधान जो है ने हर संविधान का जो बेस्ट था एस्पेक्ट, वो अपने अंदर समाहित किया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूएसए का फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, लेकिन उसको इंडियन कंडीशन के हिसाब से मोल्ड किया गया है, ठीक है, एक इंडियन फ्लेवर उसको दिया गया है, ठीक है, कोई ब्लाइंड इमिटेशन नहीं देखी, जैसा उठाया वैसा ही रख दिया, लेकिन एक बुद्धिमत्तापूर्ण चयन था, इंटेलिजेंट सिलेक्शन था। फिर टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेशन एंड इनोवेशन, तो हम ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते हैं, जिससे हम नवाचार में हम देखते हैं कि बढ़ोतरी होती है, और लोकल मार्केट्स की और नीड्स की, लोकल मार्केट्स और उनकी जो नीड्स हैं उनको भी हम फुलफ़िल करते हुए देखते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारे यहाँ की जो हमारे यहाँ की स्वदेशी उद्योग हैं, इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी हम सशक्त करते हैं। उदाहरण के लिए इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है, ये इंटीग्रेट करता है ग्लोबल के फिनटेक प्रिंसिपल्स को, लेकिन वही है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसकी डिमांड्स के हिसाब से हम उसको हमने अडेप्ट किया। फिर हम कंक्लूड करेंगे कि देखो, स्वामी विवेकानंद की जो फिलॉसफी थी, ठीक है, कि देखो यहाँ पे कंक्लूजन से पहले हम और चीज़ें देख लेते हैं कि देखो, जब हम ये इस क्वेश्चन में बेसिकली हम बहुत चीज़ें और भी मेंशन कर सकते थे। जैसे गांधी जी ने बोला था कि हमें सदैव अपने दरवाजे जो है वो ज्ञान के लिए खोले रखने चाहिए, दरवाजे कभी बंद नहीं करने चाहिए। तो वहाँ से आप ग्लोबलाइजेशन की बात कर सकते हो, ठीक है, वैश्वीकरण की बात कर सकते हो। 1991 में जो हमारी एलपीजी पॉलिसी थी, ठीक है, उसका भी एग्जाम्पल कैसे हमने बाकी देशों से सीखा, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, वर्गीस कुरियन से इंस्पायर होके कैसे हम अपने देश में लेके आए, ठीक है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो अभी हम वो भी कैसे लेके आ रहे हैं, अडेप्ट करने के लिए हम उसकी रेगुलेशन के लिए भी मतलब प्रयास कर रहे हैं, और उसको जल्दी उसको रेगुलेट करने के लिए भी हम पॉलिसीज़ लेके आएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो कंसेप्ट्स हैं, ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज़्म है, ठीक है, और नेट ज़ीरो का जो सिद्धांत है कि 2070 तक, ठीक है, तो ये ग्लोबल, अब क्या है, इंडिया ने भी 2040 2050 नहीं रखी, अपनी लिमिट हमने 2070 रखी, तो हमने उसको अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कि हमें विकास में कितना समय लगेगा, तो हमने उसको 2070 तक किया, ठीक है। साथ ही साथ में इंडिया जो है मल्टीलेटरल फोरम्स पे ग्लोबल साउथ की एडवोकेसी करता है, ठीक है। तो हम कैसे ग्लोबल साउथ का, पूरी ग्लोबल साउथ का जो संकट है ना, उसको हम मेंशन करते हैं और उसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। कैसे हम बाकी देशों को साथ लेके अपनी भी जो प्रॉब्लम्स हैं, हम भी जो सफरिंग हमारी है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ठीक है, स्ट्रेटेजिक, सिक्योरिटी वाइज, तो हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो हमारी जो पॉलिसी है वो, हम उसको, जो ज्ञान आ रहा है विश्व से, हम ज्ञान ले रहे हैं, उसमें से अच्छा अच्छा हम सीख रहे हैं
और हम उसको आत्मसात करके अपने हिसाब से हम परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें बहुत एग्जाम्पल डाल सकते थे। ठीक है, बहुत से एग्जाम्पल डाल सकते थे। तो आप और भी इसमें थोड़ा इनोवेशन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा क्रिएटिव और भी हो सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद आप कंक्लूड करोगे कि देखो स्वामी विवेकानंद जो है इनकी फ़िलॉसफी एम्फसाइज़ करती है कि हमें दूसरों से सीखना है, लेकिन अपनी जो यूनिक आइडेंटिटी है, हमारी जो पहचान है उसको बनाए रखना है। और आज के समय पे जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, यानी कि जो वैश्वीकरण का युग है, तो इसमें आप इंडिविजुअल और नेशनल डेवलपमेंट को जो है एक प्रायोरिटी रख सकते हो और सिलेक्टिवली जो है अडॉप्ट कर सकते हो ग्लोबल लेसन्स और अडेप्ट कर सकते हो उसको लोकल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। तो ऐसे आप उसको कंक्लूड कर दोगे। फिर क्वेश्चन सेकंड है आपका कि देखो जो फैमिली का रोल है सोसाइटी का और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, ये किस तरीके से बहुत ज़्यादा क्रूशियल है ह्यूमन वैल्यूज़ की फॉर्मेशन में। जो हमारे वैल्यूज़ फॉर्म होते हैं, किस तरीके से ये जो फैमिली और सोसाइटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है इसमें रोल प्ले करते हैं। तो हमें इसको स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देंगे कि देखो जो ह्यूमन वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, वो एक स्टेबल बिलीव्स और स्टैंडर्ड्स का मानक होते हैं और साथ ही साथ में इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत चरित्र को भी शेप करते हैं और सही और गलत के बीच में अंतर करना सिखाते हैं। एक जब नवजात शिशु होता है तो एक ह्यूमन बीइंग है वो बायोलॉजिकली, लेकिन जब उसको ह्यूमन बनाया जाता है तो उसमें जो प्रोसेस है जब वो ह्यूमन बनता है, ठीक है, ये सोशलाइजेशन से ही पूरा होता है। ठीक है, नवजात शिशु से जब वो एक इंसान तक का, एडल्ट तक का या एडल्ट से फिर बूढ़े तक का सफ़र तय करता है तो वो सोसाइटी का हिस्सा रहता है। ठीक है, और इसमें फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये ट्रिपल पिलर बेस की तरह ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप मेन बॉडी पे आओगे कि देखो फाउंडेशन ऑफ वैल्यूज़। तो जो फैमिली होती है ये प्राइमरी होती है और मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ वैल्यू फॉर्मेशन होती है और एक चाइल्ड की जो पर्सनैलिटी होती है डेवलप करती है जैसा वो अपने पेरेंट्स और गार्जियन को देखता है उन्हीं से सीखता है। फिर ऑब्जर्वेशन से लर्न करते हैं। जैसे चाइल्ड क्या करता है कि बिहेवियर से ज़्यादा वो जो है लर्न करने की कोशिश करता है। अगर पीस, कोऑपरेशन और रिस्पेक्ट है एल्डर्स के लिए घर के अंदर तो ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी आएगी। ठीक है, इम्पार्टिंग फंडामेंटल वैल्यूज़ यानी कि जैसे लव हो गया, कंपैशन, काइंडनेस, सेक्रीफाइस। तो बच्चों को सिखाया जाता है ना कि जाओ जाओ दीदी को भी दो, अकेले नहीं खाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो वो फंडामेंटल वैल्यूज़ उनके अंदर कन्वर्सेशन के थ्रू भी इनकलकेट किया जाता है। फिर मॉरल गाइडेंस तो फैमिली प्रोवाइड करती है कि सबसे पहले राइट और रॉन्ग को कि ये गलत है नहीं करना, ठीक है, ये सही है ये कर सकते हो। तो राइट और रॉन्ग का जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रोवाइड करती है। फिर ऑनेस्टी का लेसन जो है उनको सिखाया जाता है। ठीक है, ताकि आगे चल के वो एक पर्सन बन पाए जो है इंटीग्रिटी को प्रायोरिटी दे रहा है। एग्जाम्पल के लिए जो ब्रेवरी की स्टोरीज़ होती हैं वो सुनाई जाती हैं। ठीक है, और जैसे कि जीजाबाई जो थी, शिवाजी की जो मदर थी, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। ठीक है, शिवाजी को ब्रेवरी की स्टोरी सुनाती थी तो उससे उनका भी जो है पर्सनालिटी शेप होती है। फिर सोसाइटी तो प्रैक्टिकल एक्सटेंशन वैल्यूज़ का वो सोसाइटी होती है। जब कोई भी चाइल्ड है जो बाहर जाता है, ठीक है, तो सोसाइटी उनको जो व्यवहारिक एथिक्स है, नीति शास्त्र, वो सिखा देता है। जैसे कल्चरल कॉन्टीन्यूटी तो फेस्टिवल हम देखते हैं ना कि फेस्टिवल, सोशल कस्टम्स ये सब मनाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि इंडिविजुअल अपने रूट से जुड़ा रहता है और उसके अंदर एक सेंस ऑफ कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ठीक है, सोशल प्रेशर एंड कंट्रोल तो सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल्स को यानी कि व्यक्ति को सिखाता है कि किस तरीके से हमें बिहेव करना है
ठीक है, एक लिमिट में, और रिवार्ड्स और पनिशमेंट के कंटेक्स्ट को ध्यान देते हुए। और जो फियर होता है ना, कि जो एक बहिष्कार का फियर होता है कि यार समाज हमारा बहिष्कार ना कर दे अगर हम करप्शन करें या हम अनैतिकता जो है फैलाएं, तो ये जो है इंडिविजुअल को सही रास्ते पे रखने में मदद करता है। फिर है रोल मॉडल्स एंड इंस्पिरेशन। तो देखो, सोशल हीरोज़ होते हैं, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं, ये यंग पीपल के इंस्पिरेशन का सोर्स बनते हैं। फिर एग्जांपल के लिए महात्मा गांधी की वैल्यू जो नॉन वायलेंस का सत्याग्रह का था, हम बता सकते हैं कि ये इसने सिर्फ इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस नहीं किया, लेकिन पूरे भारतीय समाज को इन्फ्लुएंस किया। उसके बाद आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करोगे कि कैसे लॉजिकल री इन्फोर्समेंट हो रहा है वैल्यूज़ का, ठीक है। तो जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फॉर्मल और साइंटिफिक जो है बेसिस बताते हैं वैल्यूज़ के लिए, और डेवलपमेंट जो है इसी तरीके से जो वैल्यूज़ हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा है। फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और इसमें क्या है कि देखो, एजुकेशन क्या करता है कि इंडिविजुअल को फ्री कर देता है, किससे, सुपरस्टिशन से, यानी अंधविश्वास से, या जो उनकी संकीर्ण मानसिकता होती है यानी नैरो माइंडनेस, उससे, और उनको प्रोवाइड करता है रैशनैलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, तो स्टूडेंट जो होते हैं डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे कास्ट, रिलीजन, रीजन, ठीक है, और साथ में पढ़ते हैं और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। तो इससे क्या होता है कि उनका जो डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट है उनका किस कंटेक्स्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के कंटेक्स्ट में, जैसे इक्वालिटी, ब्रदरहुड, सेक्युलरिज्म, ये भी बढ़ता है। फिर रोल ऑफ टीचर, तो गुरु इज़ नॉट ओनली अ गिवर ऑफ नॉलेज, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में ये एक रोल मॉडल भी होता है कंडक्ट का, ठीक है। टीचर्स का जो डिसिप्लिन है, पंक्चुअलिटी है, इम्पार्शियल बिहेवियर है, वो भी स्टूडेंट के कैरेक्टर पे एक बहुत बड़ा एक सिंबल छोड़ता है। फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़, तो स्पोर्ट्स और ग्रुप एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ठीक है, वो डेवलप होती हैं। उससे क्या होता है कि टीम वर्क और लीडरशिप और पेशेंस जैसी वैल्यूज़ हमें सीखने को मिलती। कंक्लूजन पे आऊँगी कि देखो, जो फैमिली जो है रोल प्ले करती है इनिशियल फाउंडेशन में, टीचिंग बेसिक वैल्यूज़ हमें सिखाती है, जैसे इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोसाइटी क्या करती है, उसको रिफ़ाइन करती है और भी एक्सपेंड करती है वैल्यूज़ को, और ज़्यादा इंटरेक्शन करके, है ना, और रोल मॉडल्स को दिखा के। और जो वैल्यू एजुकेशन है ये फॉर्मलाइज की जाती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में करिकुलम के द्वारा, और साथ ही साथ में एक जो रियल वर्ल्ड में हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उस कंटेक्स्ट को मेंशन करके। और जब ये सारी चीज़ें कंबाइन कर दी जाती है, तो ये जो पिलर्स हैं, यानी कि फैमिली हो गई, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, सोसाइटी हो गई, ये एक सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जिससे इंडिविजुअल्स जो हैं, है ना, वो एक तरह से उनके लिए गाइडिंग लाइट का काम करता है, और एक जस्ट और एथिकल पाथ, है ना, एक न्याय संगत और नैतिक मार्ग जो है उनके लिए प्रशस्त करता है। और इस तरीके से वो कम्युनिटी को, सोसाइटी को अपना योगदान दे पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है कि देखो, सोसाइटी के अंदर बढ़ते भौतिकवाद और व्यक्तिवाद से चिन्हित समाज में मानवीय मूल्यों पर अक्सर दबाव पड़ता है, ठीक है। नैतिक शासन और समावेशी विकास सुनिश्चित करने में मानवीय मूल्यों की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए उपयुक्त उदाहरण सहित, ठीक है। तो यहाँ पे आप मॉडल आंसर देखते हैं। तो प्रेजेंट एरा जो है ये ग्लैमर और कंज्यूमरिज्म का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। जो इस पे एम्फेसिस करता है कि क्या मैं दिख रहा हूँ, ठीक है, और क्या मेरे पास है, तो होने से ज़्यादा दिखने पर उसका फोकस है कंज्यूमरिज्म का। और मटीरियलिज्म जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट चाहिए,
और इंडिविजुअलिज्म जहाँ पे खुद की इंटरेस्ट को ही ऊपर रखा जा रहा है, और कलेक्टिविज्म की जो भावना है वो गायब हो गई है। तो इससे क्या हुआ है कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ है, यानी कि मानवीय मूल्य हैं, कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। जैसे कि कंपैशन हो गया, ऑनेस्टी हो गया, एल्ट्रुइज़म हो गया। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हमें रीस्टैब्लिश करना होगा ह्यूमन वैल्यूज़ को। ठीक है, और ये बहुत एसेंशियल हो चुका है कि अगर हम एथिकल गवर्नेंस की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो हमें ज़रूरी है कि हम इन ह्यूमन वैल्यूज़ को रीस्टैब्लिश करें। तो मेन बॉडी पे आते हैं, तो देखो मटीरियलिज्म का क्या इम्पैक्ट होगा और इंडिविजुअलिज्म का क्या इम्पैक्ट होगा वैल्यूज़ पे। तो देखो ये बहुत सिंपल है कि देखो अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक गेन के पीछे भागोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको होगी, जैसे मॉरल डिग्रेडेशन, यानी कि आप जो साधन यूज़ करोगे अपने साध्य को साधने के लिए वो अनएथिकल होगा, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और लैक ऑफ एम्पैथी, यानी कि इंडिविजुअलिज्म से क्या हुआ है कि सोसाइटी के अंदर लोनलीनेस बढ़ गई है। ठीक है, सेंसिटिविटी कम हो गई है। फिर करप्शन की बात आएगी कि मटेरियल प्लेजर्स लेने का इतना ज़्यादा होड़ बन जाएगा तो करप्शन भी बढ़ेगा। फिर है रेलेवेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ इन एथिकल गवर्नेंस। तो एथिकल गवर्नेंस का मतलब सिर्फ रूल को फॉलो करना नहीं है, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना। ठीक है, और उस पे बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर इंटीग्रिटी, अगर हम मटीरियलिस्टिक टेम्पटेशन के बीच में मतलब इतना ज़्यादा हम फंस जाएं तो जो पब्लिक सर्वेंट होगा वो उसकी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाएगी। ठीक है, वो ये सोचेगा कि किस तरीके से मैं पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल करके अपने पर्सनल गेन की पूर्ति करूं। ठीक है, और जो होना नहीं चाहिए। फिर है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो जब कोई रूलर है जो जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व का जो है वैल्यू है, तो वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगा पब्लिक के लिए। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उनके जीवन से हम ये चीज़ सीख सकते हैं, जिन्होंने मॉरल ग्राउंड्स पे, जब ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था तो उन्होंने मॉरल ग्राउंड्स पे रिज़ाइन कर दिया था। ठीक है, और ये एथिकल गवर्नेंस का एक आइडियल है आज के समय में भी देखा जाए तो। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड ह्यूमन वैल्यूज़। तो जो समावेशी विकास है और मानवीय मूल्य, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का अर्थ है कि हम किस तरीके से लास्ट पर्सन तक जो लाभ है उनको पहुंचाएं, और ये बिना ह्यूमन वैल्यूज़ के नहीं पॉसिबल है। ठीक है, कंपैशन एंड एम्पैथी, तो एक इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में जो मार्जिनलाइज पीपल हैं, जैसे कि डिसेबल्ड, एल्डरली, पुअर, ठीक है, इनको अक्सर करके अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक है, और जो अंत्योदय की वैल्यू है, यानी कि अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, ये इंस्पायर करेगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए। फिर जस्टिस एंड फेयरनेस, तो जो डेवलपमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट रिसोर्सेज का, ये जस्ट होना चाहिए। बिना वैल्यूज़ के जो है सिर्फ पावरफुल क्लास ही है जो ऊपर आ पाएगी। ठीक है, फिर एल्ट्रुइज्म एंड सर्विसेज, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, CSR हमें पता है, तो ये सिर्फ एक लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन ये ह्यूमन वैल्यू भी इनकलकेट कर रही है सोसाइटी के अंदर। एग्जाम्पल के लिए आप टाटा ग्रुप मॉडल देख सकते हो, जहाँ पे ज़्यादा जो प्रॉफिट का पोर्शन होता है सोशल वेलफेयर में इसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है, एजुकेशन में। ठीक है, और मटेरियल प्रोग्रेस को ह्यूमन वैल्यूज़ से नीचे वो रखता है। फिर है चैलेंजेस टू वैल्यूज़ एंड सॉल्यूशन। तो आज सोशल मीडिया और कल्चर ऑफ जो शो ऑफ है ये बढ़ रहा है, तो इससे वैल्यूज़ पे जो प्रेशर है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टर बिल्डिंग जहाँ प्रायोरिटी हो, जहाँ पे सिर्फ स्किल डेवलपमेंट नहीं, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ
कैरेक्टर बिल्डिंग भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए। एथिक्स जो है सिविल सर्विसेज के अंदर जो है सिर्फ एक पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का पार्ट भी होना चाहिए। ठीक है, फिर कंक्लूजन की बात करते हैं हम कि देखो मटीरियलिज्म और इंडिविजुअलिज्म है ना, ये बाय प्रोडक्ट्स हो सकते हैं मॉडर्न प्रोग्रेस के, लेकिन इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ह्यूमन वैल्यूज़ से हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप गांधी की जो 7 सिंस थे कि साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, इसकी भी आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो वाइल मटीरियलिज्म प्रोवाइड अस विद द मीन्स, ठीक है, मटीरियलिज्म से हमें साधन मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो एंड है, जो पर्पस ऑफ लाइफ है, यानी कि जो हमारा साध्य है, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। एथिकल गवर्नेंस सिर्फ एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन एक मॉरल कमिटमेंट भी है पब्लिक वेलफेयर के लिए। ठीक है, और जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, उसकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि किस तरीके से जो प्रशासन है वो ह्यूमन सेंसिबिलिटीज़ पर बेस्ड है, उससे गाइड है। ठीक है, और प्रॉपर टेक्निकल और मैकेनिकल होने का एक्सपेक्टेशन उससे नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए अगर हम अंत्योदय की जो विज़न है, जो ड्रीम है, उसको इन्विजन करना चाहते हैं, ठीक है, और लास्ट पर्सन को भी, अंतिम व्यक्ति, छोर में खड़े अंतिम व्यक्ति तक भी लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हम ह्यूमैनिटी और इटर्नल वैल्यूज़ को फिर से रीइंस्टेट करें। ठीक है, और हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है उसका पार्ट वो रहे। ठीक है, और उसके बाद ये गांधी का आ गया 7 सोशल सिंस गांधी जी का, तो नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, ये डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन 4 है कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग, एनालाइज द इंटरेक्शन ऑफ दीज एलिमेंट्स सच एज कंसाइंस, वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स एंड लीगल फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे आप सबसे पहले बताओगे कि देखो एथिक्स जो होता है एक स्टैंडर्ड होता है जो डिटरमाइन करता है कि जो ह्यूमन एक्शंस हैं वो जस्टिफाइड हैं या नहीं है। एक पर्सन जो है उसका बिहेवियर, उसके डिसीजंस जो है एक्सीडेंटल नहीं होते हैं, वो फॉर्म होते हैं, उसमें समय लगता है और बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स से वो गाइडेड होते हैं। दीज आर कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, इसी को हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स कहते हैं। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये सिर्फ इंडिविजुअल को अवेयर नहीं करते कि क्या किया जाना चाहिए, लेकिन इस चीज़ का भी बेसिस फॉर्म करते हैं कि क्या ऑर्डर होना चाहिए और समाज में न्याय का क्या ढांचा होना चाहिए। ठीक है, अब हम मेन बॉडी पे मैं मेन बॉडी पे आती हूँ। तो फर्स्ट है मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। द मेन एलिमेंट्स इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर आर एज फॉलोज। ठीक है, तो मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले वैल्यूज़ है। तो दीज आर द एंड्योरिंग बिलीव्स ऑफ एन इंडिविजुअल दैट प्रोवाइड द बेसिस फॉर देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एल्ट्रुइज्म। तो ये वैल्यूज़ क्या होते हैं, ये एंड्योरिंग बिलीव्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, जो एक बेसिस प्रोवाइड करते हैं लाइक्स और डिसलाइक्स के। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे ऑनेस्टी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया। फिर हम कंसाइंस की बात करेंगे कि ये इंटरनल पावर होती है डिसीजन मेकिंग की, जिसको कंसीडर किया जाता है कि ये मोरालिटी का अल्टीमेट स्टैंडर्ड है। जब एक्सटर्नल रूल्स जो हैं क्लियर नहीं होते, ठीक है, तो जब एक्सटर्नल रूल्स जो हैं क्लियर नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो क्या चीज़ है जो आपको गाइड करेगी, वॉइस ऑफ कंसाइंस गाइड करेगा। ठीक है, फिर है सोशल नॉर्म्स। तो ट्रेडिशंस, कल्चर एंड सोशल वैल्यूज शेप एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर विद इन अ सर्टेन फ्रेमवर्क। तो जो ट्रेडिशंस होते हैं, जो कल्चर होते हैं, सोशल वैल्यूज़ होते हैं, वो शेप करते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर को विद इन अ सर्टेन फ्रेमवर्क। ठीक है, सोसाइटी जो है प्रिवेंट करती है इंडिविजुअल्स को फ्रॉम बीइंग अनएथिकल थ्रू सोशल प्रेशर। लीगल फ्रेमवर्क क्या होगा, अब लीगल फ्रेमवर्क देखते हैं। तो लॉ इज़ अ मीन्स ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। ठीक है, ये रेगुलेट करती है बिहेवियर को थ्रू अ सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। ठीक है, फिर एनालिसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो ये एलिमेंट्स हैं वो
आइसोलेशन में काम नहीं करते हैं, लेकिन ये इंट्रिकेटली इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉ एंड कंसाइंस। कई बार ऐसा होगा कि जो लॉ है और जो हमारा कंसाइंस है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पब्लिक सर्वेंट जो होता है वो एक एथिकल डायलेमा में फंस जाता है। उसका एक एग्जांपल है कि जब एक पुअर है, एक पर्सन, गरीब आदमी है जो भूख से पीड़ित है, वो ब्रेड चुरा रहा है, रोटी चुरा रहा है, तो लॉ तो उसको गिल्टी कंसिडर करेगी कि चोरी की, लेकिन जो कंसाइंस है ये बोलेगा, या जो करुणा के हमारे अंदर वैल्यू है वो बोलेगी कि यार मतलब इसको भूख लगी थी, इसने रोटी चुराई, इसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, खाना नहीं है। ठीक है, फिर सोशल नॉर्म्स वर्सेस वैल्यूज़। तो इंडिविजुअल वैल्यूज़ कई बार क्लैश कर जाती हैं सोशल नॉर्म से। जैसे कि जहाँ पे हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल जस्टिस की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा कंजर्वेटिव नॉर्म्स को, जो चली आ रही हैं, उसको चैलेंज करती हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, जो राजा राम मोहन रॉय, जो रेनेसा का समय था वहाँ पे भारत में, तो उसमें हमने देखा था जो समाज चला आ रहा था उसको चैलेंज किया राजा राम मोहन रॉय की मॉडर्न सोसाइटी ने। ठीक है, और सती वगैरह को बैन कराया। ठीक है, फिर वैल्यूज टेकिंग लीगल फॉर्म। तो मोस्ट जो लॉज होते हैं ये रिजल्ट होते हैं डीपली इनग्रेन्ड वैल्यूज़ के सोसाइटी के अंदर। जब सोसाइटी जो कंसिडर करती है वैल्यू को मैंडेटरी, ये लॉ बन जाता है। जब कोई सोसाइटी जो है किसी वैल्यू को मैंडेटरी समझती है तो वो लॉ बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन वैल्यू जो इक्वालिटी की है, ठीक है, इससे हम लॉ अगेंस्ट अनटचेबिलिटी मिला, जैसे कि आर्टिकल 17 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रेलेवेंस। तो बैलेंसिंग दीज एलिमेंट्स इज एसेंशियल फॉर अ सिविल सर्वेंट। दे हैव टू मेक डिसीजंस दैट आर नॉट ओनली लीगल बट ऑल्सो जस्ट। ठीक है, तो अगर आप इन एलिमेंट्स को बैलेंस करना चाहते हो, एसेंशियल है एक सिविल सर्वेंट के लिए, तो आपको क्या करना होगा, जो डिसीजंस हैं वो सिर्फ लीगल नहीं, लेकिन आपको जस्ट वाला एस्पेक्ट भी देखना होगा। एग्जाम्पल के लिए जो चीफ मिनिस्टर्स का पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल होता है, इसको यूपी में इम्प्लीमेंट किया गया, और ये सिर्फ एक लीगल सिस्टम नहीं है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट करता है जो अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है, और जो पब्लिक सर्विस है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्रशासन में किस तरह से काम कर सकती है। फिर आप कंक्लूड करोगे कि देखो, ह्यूमन बिहेवियर जो है सिंगल एलिमेंट से डिटरमाइंड नहीं है, और बहुत सारी सिनर्जी उसमें कंसाइंस की, वैल्यूज़ की, सोसाइटी की, लॉ की उसमें होती है। और जो लॉ है वो डिसिप्लिन कर देता है बिहेवियर को, वैल्यू को, और इसको मीनिंगफुल बना देता है। और साथ ही में जो कंसाइंस है वो इसको प्योरिटी प्रदान करता है। तो बैलेंस इन एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है, ये नॉन नेगोशिएबल है अगर आप एक एथिकल लाइफ चाहते हो और गवर्नेंस को एफिशिएंट बनाना चाहते हो। तो जैसा कि प्लेटो ने भी कहा था, टू बी अ गुड पर्सन इट इज़ नॉट इनफ टू नो द लॉ। अगर आप एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हो, अच्छा इंसान बनना चाहते हो, तो केवल कानून जानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सद्गुणों को धारण करना आवश्यक है, यानी कि इट इज़ नेसेसरी टू पोजेस वर्च्यूज़। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है।